हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर 5 ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, आई नो कल हम लोगों ने जो इलस्ट्रेशन किया था 14th इलस्ट्रेशन एज पर ओल्ड और न्यू बुक, थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। आई अग्री। ठीक है, आज हम 15th इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। आज और कल के लेक्चर के बाद आपको वो इलस्ट्रेशंस बहुत इजी लगने लगेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ सी द इलस्ट्रेशन 15th। Balance sheet total is 2,65,000 and 2,20,000. अभी हमें सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही बनाना है सब केसेस में। ठीक है, बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर बीच में कभी आपको लगे ब्लर हो रही है वीडियो, तो आप सोल्यूशन बुक में गिवन है उसको साथ साथ देखते हुए समझते हुए करें। ठीक है, वीडियो अगर थोड़ा सा ब्लर हो कभी बीच में कुछ टाइम के लिए, तो यू कैन सी द सोल्यूशन एंड यू विल लिसन मी एज वेल। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल डिट्टो जैसा बुक में किया हुआ है सॉल्व, बिल्कुल वैसा ही मैं सॉल्व करती हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका फिक्स फॉर्मेट है, राइट। तो जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम निकालना है तो सबसे पहला स्टेप, चाहे आपके पास कितना भी मुश्किल कैश फ्लो फुल फ्लेज करना हो या सिर्फ ऑपरेटिंग निकालना हो, आप सबसे पहले क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप इससे स्टार्ट करेंगे। जिससे हम कहेंगे नोट 1। ठीक है, दिस इज अ नोट 1। नीचे नोट 1 लिखेंगे हम। प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट का प्रॉफिट पिक करते हैं। हाँ जी, ठीक है वीडियो। चलिए, प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट देखो बच्चों, आप अपनी बुक्स पे देखिए, ढूंढिए प्रॉफिट कहाँ पे गिवन है आपको। यूजुअली प्रॉफिट आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था, प्रॉफिट कहाँ गिवन होता है? रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में नोट्स नहीं दिए हुए इस बार आपको। रिजर्व एंड सरप्लस के आगे नोट नंबर 1 नहीं लिखा हुआ, यानी इसका मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ एक ही आइटम है। ठीक है, अगर इसके बारे में आगे पॉइंट 1 2 3 नहीं लिखा हुआ नोट, मतलब इसका नीचे नोट नहीं बनाया हुआ, तो इट मींस इसमें सिर्फ एक ही आइटम है। आप उसे क्या आइटम एज्यूम करेंगे? वो हमारे पास प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, 30,000 से 60,000 हो गया, तो 30,000 से प्रॉफिट हमारा बढ़ गया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 30,000। ठीक है, हमारा प्रॉफिट हो गया 30,000 रुपए, राइट। आगे देखते हैं, इसमें 4 चीजें प्लस करते हैं। याद है ना आपको 4 चीजें कौन सी होती हैं? ट्रांसफर टू रिजर्व। थोड़ा सा बच्चों में एक बार कैमरा सेट करूं, ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत ब्लर सा आ रहा है बार बार, और ये मूव कर रहा है बार बार। ठीक है, ओके। प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट 30,000 है, आपको 4 चीजें ऐड और लेस करनी पड़ती हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व, डू वी हैव ट्रांसफर टू रिजर्व? नो, वी डोंट हैव रिजर्व, है ना। रिजर्व एंड सरप्लस में होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है।
अच्छा, उसके बाद डिविडेंड के बारे में कुछ कहा नहीं जी, डिविडेंड भी कुछ नहीं कहा हुआ है। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है आपको, है ना। तो प्रोविजन फॉर टैक्स आपको इस बार 32 और 40 दो दिया हुआ है, क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको कैसे करेंगे, अब आप समझेंगे इस पॉइंट को बच्चों, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स को। आपके पास 32 और 40 दो बार का प्रोविजन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस करते हो, तो वो कौन सा प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस करेंगे आप? 40 के 32 के इनका डिफरेंस, ठीक है। देखिए रूल क्या होता है, जो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है, करंट ईयर का, करंट ईयर मतलब 40,000, जो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है वो आप यहाँ लिखेंगे, और जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है उसे आप टैक्स पेड के नाम से माइनस करेंगे, ठीक है। करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे ऐड करेंगे और पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे माइनस करेंगे। इसका लॉजिक क्या होता है, इसका लॉजिक समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सपोज ये आपका एक साल है, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ये एक साल है आपका, ठीक है। आप यहाँ साल के एंड वाले दिन एक प्रोविजन बनाते हो, प्रोविजन फॉर टैक्स। मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया सपोज 40,000 इस साल मैंने, ये मेरा साल खत्म हुआ 2018 को, तो मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया 40,000, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया 40,000, तो 40,000 का मतलब है कि क्लैरिटी आ रही है ना बच्चों आप लोग को स्क्रीन की? आई फील एज इफ कि वो थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रहा आज कैमरा, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000 है, ठीक है। व्हाट डज इट मीन 40,000? कि आपने अभी प्रोविजनल अमाउंट अलग से पी एंड एल से प्रॉफिट से निकाला और सेट असाइड कर दिया 40,000, ठीक है। टैक्स पे कब करेंगे? मैंने प्रोविजन बना दिया कि 40,000 का टैक्स का प्रोविजन बन गया। टैक्स पे कब करेंगे? जब इसकी ऑडिट होती है ना 6 महीने बाद, सितंबर तक ऑडिट होती है, सितंबर में जब इसकी ऑडिट होगी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आएंगे, वो बता के जाएंगे जी इतना टैक्स आपका बन रहा है, फिर मैं वो टैक्स पे करूंगी, ठीक है। समझ गए? यानी इस साल का टैक्स अगले साल पे कर रहे हैं हम, इस साल का टैक्स अगले साल पे करेंगे हम, राइट। तो अब आपको क्या दिया होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स 31/3/17 और 31/3/18, 2 सालों का आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। पिछले साल का 32,000 है और इस साल का 40,000 है, तो यानी इस साल हमने पी एंड एल से 40,000 रुपए निकाले हैं, यहाँ पे जो प्रोविजन बनाते हैं, तो जो हमने पी एंड एल से प्रोविजन फॉर टैक्स निकाला है पैसा, वो मैंने नीचे प्रॉफिट, वो मैंने नीचे यहाँ पे ऐड कर दिया प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000, क्योंकि ये पी एंड एल से पैसा निकाला है। और ये जो पिछले साल का प्रोविजन है, जो पिछले साल का प्रोविजन है वो आपने यहाँ पे 30 सितंबर को पे किया होगा जरूर, ये 32,000 जो पिछले साल का प्रोविजन बनाया था आपने, इस साल का जो प्रोविजन बनाया था 31 मार्च को यहाँ पे, ठीक है, 32,000 का प्रोविजन बनाया होगा आपने, ठीक है। तो इस प्रोविजन फॉर टैक्स को आपने यहाँ पे पे किया होगा 30 सितंबर को, यानी इस साल आपने 32,000 पे किया है, तो 32,000 आप यहाँ पे माइनस कर देंगे इनकम टैक्स पेड। आप अज्यूम क्या करो, जो पिछले साल का प्रोविजन था उतना ही टैक्स आपने पे किया है, 32,000 का आपने पे कर दिया, ठीक है। और जो पिछले साल आपने प्रोविजन क्रिएट किया था वो आपने यहाँ पे ले लिया, मतलब इस साल जो करंट ईयर का प्रोविजन बनाया है वो यहाँ पे प्लस कर दिया, और जो पिछले साल का प्रोविजन था वो आप टैक्स पेड के फॉर्म में माइनस कर दो। समझ गए बच्चों? ठीक है, 40 और 32 क्लियर हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स का काम। तो इसका दो बार ट्रीटमेंट कैसे किया मैंने, जो करंट ईयर का प्रोविजन था वो मैंने प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट में प्लस कर दिया, और जो पिछले साल का प्रोविजन था वो मैंने, जो हम सबसे नीचे माइनस करते इनकम टैक्स पेड में, वो माइनस कर दिया, ठीक है। चलिए, और कुछ दे रखे है डिविडेंड, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, तो 70,000 रुपए का आपका पीबीटी आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया, 70,000 रुपए, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे 70,000 रुपए,
ठीक है, अब हम काम करेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऐसा करती हूँ, पूरा फॉर्मेट बना लेती हूँ, जो जो आइटम जहां जहां जाती रहेगी वहां वहां लिखते रहूंगी। ठीक है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कुछ चीजें ऐड करेंगे, कुछ चीजें लेस करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी, कुछ चीजें लेस हो जाएंगी। ठीक है, ओके, चलिए देखिए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब इसका देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, सीक्वेंस क्या होता है क्वेश्चन करने का। सबसे पहले पीपीटी लिखेंगे, वो आपने लिख दिया। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन सॉल्व करेंगे। डू वी हैव एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन? डू वी हैव बच्चों? नहीं मैडम, दिखाई नहीं दे रही कोई भी एडिशनल की। तो फिर हम क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स पे मूव करेंगे। पहला नोट टू अकाउंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 6% डिबेंचर, 60 से 80 हजार हो गए। 60 से 80 हजार हो गए, यानी 20 हजार के डिबेंचर आपने और इशू किए होंगे जरूर पूरे साल में, तभी बढ़ा ना 20 हजार का डिबेंचर का अमाउंट। अब तक 20 हजार का डिबेंचर इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब इस बार ना आपको डेट गिवन नहीं है कि कितना 20 हजार का डिबेंचर कब इशू किया, 1 अप्रैल को किया कि 30 सितंबर को किया कि 31 मार्च को किया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ना स्टैंडर्ड अजम्पशंस लेते हैं, कैश फ्लो के अंदर हम लोग स्टैंडर्ड अजम्पशंस लेते हैं। देखो बच्चों, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कहीं कुछ अज्यूम कर रहे हैं, कहीं कुछ अज्यूम कर रहे हैं, बट हाँ, कुछ स्टैंडर्ड अजम्पशंस हम लेते हैं। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड अजम्पशन लेते हैं कि आप इशू साल के लास्ट वाले दिन मानेंगे, रिडम्पशन साल के पहले दिन मानते हो। ठीक है, ये हम अजम्पशन कैसे लेते हैं, इशू साल के आखिरी दिन मानते हैं और रिडम्पशन साल के पहले दिन मानते हैं। इशू एट द एंड ऑफ द ईयर यानी 31 मार्च को मानेंगे, और रिडम्पशन हुआ, पैसा देने वाला काम हुआ है तो साल के शुरुआत में। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। मतलब साल के एंड में इशू किया तो पूरे साल का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और रिडीम पहले दिन ही कर दिया तो पूरे साल का इंटरेस्ट फिर बच गया। ठीक है, तो आप इस तरह सोचेंगे कि आपका इंटरेस्ट कम आए, इस तरह सोच के आप काम करेंगे। ठीक है, तो आप क्या मानेंगे, जो 60,000 से 80,000 जो इशू है वो कब हुआ है, साल के एंड वाले दिन। साल का एंड मतलब 31/3/2018 को इशू किया। ठीक है, तो पूरा साल कितने डिबेंचर है आपके, 60,000 रुपए के डिबेंचर पूरा साल मेंटेन रहे आपके। मेक सेंस, 60,000 रुपए के डिबेंचर पूरा साल मेंटेन रहे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो 20,000 का इशू ऑफ डिबेंचर का पैसा है, इनफ्लो आया, इनफ्लो माना इशू ऑफ डिबेंचर का 20,000 का, वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अभी तो हम सिर्फ ऑपरेटिंग बना रहे हैं, तो मैं लिखूंगी नहीं फाइनेंसिंग। ठीक है, लेकिन उस 60,000 पे 6% के रेट से जो इंटरेस्ट पे किया, 60,000 पे 6% के रेट से 3,600 रुपए का जो इंटरेस्ट पे किया, वो आपको जरूर लिखना पड़ेगा। 3,600 रुपए का इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग में माइनस होना चाहिए, आउटफ्लो, लेकिन हम वो भी नहीं करेंगे क्योंकि हम फाइनेंसिंग नहीं बना रहे। लेकिन वो आपके पीएनएल में तो 3,600 रुपए आपने कहीं ना कहीं पीएनएल बनाते वक्त डेबिट किया होगा ना, आपने 3,600 रुपए का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पीएनएल बनाते वक्त कहीं ना कहीं डेबिट किया होगा, तो वो 3600 आप क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, इसे ऐड कर देंगे क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना, 3600, कैसे निकाला, 60,000 का 6%। और सेकेंड टाइम इस 3,600 रुपए को आप क्या करेंगे, फाइनेंसिंग में से माइनस कर देंगे। ठीक है, फाइनेंसिंग में से 3,600 रुपए को माइनस कर देंगे आप। ठीक है, डिबेंचर इशू किया 20,000 का, वो भी फाइनेंसिंग में जाएगा, उस डिबेंचर का इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग में जाएगा। लेकिन यहां मैं अपना पीएनएल ठीक कर रही हूँ, मैं मेरे प्रॉफिट में से नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हटा रही हूँ, निकाल रही हूँ सारी चीजें। तो ये पहले प्रॉफिट में माइनस हो चुका, मैं उसको ऐड करके खत्म कर रही हूँ, यानी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम एक्सक्लूड कर रही हूँ अपने प्रॉफिट से। ठीक है,
समझ लो धीरे धीरे, कुछ कुछ क्लियर हो रहा है? यस मैम। चलो हमने सारी नोट्स कर लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स का काम हम कर चुके हैं, डिबेंचर का हो गया, ठीक है। तो अब हम बैलेंस शीट पे मूव करते हैं। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल ये लॉन्ग टर्म है, आप यहाँ डील नहीं करेंगे। अब तो सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का काम होगा, रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं होगा। लॉन्ग टर्म बोरोविंग का काम वैसे हम कर चुके। ट्रेड पेबल 48 से 35 डिक्रीज हो गए, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 48 से 35 कितना हुआ? 5 और 8 13,000, 13,000 से रिड्यूस हो गए, ठीक है। हाँ जी, फिर देखते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। प्रोविजन का काम हो चुका। देखो बच्चों एक बात ध्यान से सुनिए, आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन के आगे देख पा रहे हो नंबर 2 लिखा हुआ है। जिनके आगे नंबर्स लिखे होते हैं उसका मतलब उसका नीचे काम हो चुका है। जिनके आगे नंबर्स लिखे होते हैं उसका मतलब उनका काम नीचे मतलब नोट्स में हो चुका है, तो फिर आप दोबारा उसको नहीं एडजस्ट करते हो, ठीक है। यानी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 32 और 40 लिखा हुआ है, इसको आप दोबारा नहीं एडजस्ट करेंगे, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स पे और फिक्स्ड एसेट नहीं डील करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं डील करेंगे बिकॉज दीज आर नॉन करंट। नाउ मूविंग ऑन टू करंट एसेट्स, इन्वेंट्री 30 से 45,000 हो गई इन्वेंट्री, 15,000 से करंट एसेट्स बढ़ गई, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन इन्वेंट्री यानी 15,000 से इंक्रीज हो गई। ट्रेड रिसीवेबल 30 से 40 हो गए ट्रेड रिसीवेबल, तो 30 से 40 होने का मतलब कि 10,000 से बढ़ गए, फिर से माइनस होंगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 10,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इसको आप डील नहीं करते, पेन खत्म हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इससे आप डील नहीं करते, ठीक है। दैट्स इट, बस हो गया काम। 30 प्लस 3600 73,600, ये हमारा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर ये चीजें एडलेस की, तो हमारे पास आंसर आया, ये माइनस ही होंगे ना सब चीजें, 15 10 25, 25 और 13 38 माइनस करेंगे तो 35,600, फिर 32,000 माइनस करेंगे तो आएगा 3,600 रुपए। इन 3,600 के लिए हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? इट वॉज इजी, यस। चलो, इट वॉज माई 15th illustration. Now moving on to 16th illustration. नई पुरानी बुक्स में दोनों में 16th ही है। देखिए बच्चों 16th illustration, अब आपके पास नया क्या है 16th illustration में? The statement of profit and loss of an enterprise for the year ended 31st March 18 stood as follows. आपके पास इस बार स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा है, ठीक है। इस बार आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा है। यूजुअली आपको बैलेंस शीट देता है क्वेश्चन, तो बहुत रेयर क्वेश्चन आपको पूरे चैप्टर में मिलेंगे जब स्टेटमेंट ऑफ P&L दे रखा हो। लेकिन बच्चों स्टेटमेंट ऑफ P&L देने से आपको एक चीज इजी हो जाती है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको रेडीमेड मिल जाता है, कैलकुलेट किया हुआ। अब देख पा रहे हो, आप देखोगे तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेडीमेड कैलकुलेट किया हुआ मिल जाएगा, आपको करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार मैं फॉर्मेटिंग कर लेती हूँ।
Net profit before tax, this is note 1. ठीक है, फिर we'll do adjustments for non-cash and non-operating activities. कुछ चीजें ऐड करेंगे, कुछ चीजें लेस होंगी. फिर we will get operating profit before working capital changes. कुछ चीजें ऐड करेंगे, कुछ चीजें लेस. देखिए मैं इतनी बार लिख चुकी हूँ, आई होप आप लोग को याद हो गया होगा ये फॉर्मेट बाय हार्ट. होगा ना याद? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का इजी है फॉर्मेट, सिंपल एडलेस करना है. ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए करें स्टार्ट. नीचे नोट 1 तो बनाना ही पड़ेगा ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का. हाँ, लेकिन इस बार आपको पीएनएल गिवन है तो पीएनएल तो सीधा पिक करके लिखना होता है, नोट बनाने की जरूरत नहीं है आपको. ठीक है, नोट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार आपको पीएनएल गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दे रखा है. देख पा रहे हो आप? एक बार मैं क्वेश्चन फटाफट रीड कर लेती हूँ. नई पुरानी बुक्स में दोनों में 16 ही है. The statement of profit and loss of an enterprise for the year ended 31st March 2018 stood as follows. Revenue from operation 13,80,000, other income 1,60,000, total revenue है 15,40,000. Expenses आपको दे रखे हैं 930 के, purchases, carriage, change in inventories, opening minus closing. आप याद कर पा रहे हो वो हमेशा opening minus closing होता है कि closing minus opening होता है. Employee benefit expenses, depre, other profit before tax. नोट दिया हुआ है आपको, अदर इनकम, डेप्री एंड अमोर्टाइजेशन का नोट दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेस का नोट दिया हुआ है. एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरीज प्रीपेड. कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. आपको जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट होने वाला कैश कैलकुलेट करना है. ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों. सबसे पहला स्टेप, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. क्या गिवन है आपको? 88,000. देखिए कितना आसान रहा मेरे लिए, सिर्फ उठा के पिक करके लिखना है यार. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने सिर्फ पिक करके उठा के लिखना है, दैट्स इट. और कुछ भी नहीं करना प्रॉफिट बिफोर टैक्स में. पी&एल का सबसे बड़ा सुख, आपको ये वाला नोट बनाने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, चलिए अब आप फिर से कैसे करेंगे, स्टेप आपके वही रहेंगे, सीक्वेंस वही रहेगा. सबसे पहले ये काम किया, एडिशनल इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हुए आप बैक गियर में चलते रहेंगे. एडिशनल इंफॉर्मेशन कहती है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग 50,000. क्या करें इसका, क्या किया जाए मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग का? कुछ माइंड में स्ट्राइक कर रहे हैं? कहाँ जाना चाहिए इस पूरे फॉर्मेट के अंदर, कहाँ फिट हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग, या हो भी रहा है या नहीं हो रहा? बच्चों ये करंट लायबिलिटी है. ये क्या है? करंट लायबिलिटी. आप अज्यूम करेंगे वो 0 to 50,000 हो गई, यानी आपके मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग 0 to 50 बढ़ गए. आप कहेंगे इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस 50,000. इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस हो जाएगा. ठीक है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 40,000. सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 40,000, तो क्या दिखाएंगे आप? इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी. तो करंट लायबिलिटी फिर से बढ़ गई 40,000 से. सैलरीज प्रीपेड 5,000, एसेट बढ़ गई तो माइनस कर दे. इंक्रीज इन प्रीपेड सैलरीज 5,000, ये माइनस कर दो. ठीक है, चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन का काम हो गया. अब नोट्स पे चलते हैं. आप थोड़ा अपना दिमाग खोल के काम करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स को बहुत ध्यान से.
अदर इनकम, पहला नोट है अदर इनकम, ध्यान से देखिए, डिविडेंड रिसीव्ड 40,000। कुछ माइंड में स्ट्राइक कर रहा है बच्चों, डिविडेंड रिसीव्ड 40,000। मैम डिविडेंड मिलने का मतलब आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और उस पर डिविडेंड मिल रहा है। पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो है, पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बना नहीं रही तो मुझे कुछ नहीं करना, इन्वेस्टमेंट मेड का। अब उस पे डिविडेंड मिला, फिर से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डिविडेंड का रिसीव होना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो मैं इन्वेस्टिंग बना नहीं रही तो कुछ नहीं करना। लेकिन यही डिविडेंड रिसीव्ड आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट भी किया हुआ है, एज एन इनकम किया हुआ है ना क्रेडिट, आपने अपने P&L के क्रेडिट साइड, तो आपने क्रेडिट कर दिया। आप अपने प्रॉफिट 88,000 के प्रॉफिट में से सारी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हटा रहे हो, तो डिविडेंड रिसीव इसमें जुड़ा हुआ है 40,000 का, इसे हटाइए, तो यानी माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, पहले ऐड हो चुका तो अब माइनस करेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड 40,000, ठीक है। फिर कहता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 1,20,000। आपने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 1,20,000 कमाया। बिल्डिंग को खरीदना या बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उसका प्रॉफिट और लॉस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन आपने अपने P&L में प्रॉफिट दिखा दिया, तभी तो ये नोट्स में आया हुआ है ना 1,60,000 ऊपर देखो, एडजस्ट किया हुआ है ना, अदर इनकम का पार्ट बनाया हुआ है। तो यानी आपने अपने इस 88,000 के प्रॉफिट में इस 1,20,000 को जोड़ा हुआ है, इसे हटाइए, क्योंकि ये 120 आपका नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग है, हटाइए इस 1,20,000 की प्रॉफिट को। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 1,20,000, इसे कीजिए रिमूव, ठीक है। अदर इनकम हो गया। नाउ नोट टू डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन पे आते हैं। डेप्रिसिएशन 55,000। सोच पा रहे हो बच्चों, डेप्रिसिएशन ये एक नॉन कैश आइटम है, P&L में डेबिट हो गई, इसे वापस ऐड कीजिए, डेप्रिसिएशन 55,000। गुडविल रिटर्न ऑफ 20,000, ऐड कीजिए, इसे कर दिया ऐड, क्योंकि दोनों ही नॉन कैश आइटम है। अदर एक्सपेंसेस पे आइए, ऑफिस एक्सपेंसेस। सोच के देखो बच्चों, इस ऑफिस एक्सपेंस का क्या करना चाहिए, 3,10,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 40,000। क्या करें इन दोनों एक्सपेंसेस का। अब देखिए ये एक्सपेंसेस नॉर्मल रूटीन के खर्चे हैं, ना तो ये नॉन कैश है ना ये नॉन ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंसेस हैं, इनका कुछ नहीं करना बच्चों आपको, ये माइनस होने भी चाहिए थे और हो भी चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हो चुके, होने भी चाहिए थे। नाउ शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 12,000। शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 12,000, यानी शेयर को इशू करने का खर्चा आप धीरे धीरे हर साल राइट ऑफ करो थोड़ा थोड़ा, तो ये इस साल का ना तो कैश एक्सपेंस है ना ये ऑपरेटिंग खर्चा है, दोनों ही नहीं है ये, तो इसे हटा दीजिए अपने P&L से। पहले माइनस हो चुका, अब आप ऐड करेंगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। शेयर इशू एक्सपेंसेस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग, यहाँ का पार्ट नहीं है, ठीक है। हाँ जी, कर दिया हमने शेयर इशू एक्सपेंसेस का काम। अब हम बैलेंस उस पे P&L पे चलते हैं। P&L को देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 83, सेल है, कुछ करेंगे, कहीं जाता दिख रहा है आपको, कहीं सेल नहीं हुई। अदर इनकम हो चुकी, टोटल रेवेन्यू परचेजेस 9,30,000। चेंजेस इन इन्वेंट्री देखिए, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। बच्चों कुछ दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री,
कहाँ जाना चाहिए? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में नहीं बच्चों, ये करंट एसेट है आपका इन्वेंट्री। आप करते हो ना इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री, यहाँ पे एडजस्ट। अब आप वो काम करेंगे। आपकी इन्वेंट्री 1 लाख से 1,30,000 हो गई, बढ़ गई इन्वेंट्री, तो आप माइनस करेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ये आपकी करंट एसेट्स है, 30,000 रुपए। ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कुछ नहीं करना, सैलरी वेजेस तो देने होते हैं। मैम आउटस्टैंडिंग भी था सैलरी वेजेस का, कुछ करेंगे? नहीं बच्चों, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। ठीक है। अदर एक्सपेंसेस हो गया, टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बस सारा काम हो गया। अब यहाँ पे टोटल करेंगे बच्चों, टोटल तो आप कर ही लेंगे, यहाँ का टोटल करेंगे, जो आंसर आएगा वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे और लिखते हैं। समझ के बच्चों 16th इलस्ट्रेशन? ठीक है। कॉमन सेंस, आप अपना दिमाग खोल के अच्छे से करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगी। आप सीखने का पैशन रखेंगे, आप अपने मन में ये एक बार भी विचार नहीं लाएंगे कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, नहीं, गलत चीज है। अगर आपको 2 पॉइंट भी क्वेश्चन में समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, 3 आया तो बहुत अच्छी बात है, सारा आया तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। आप जैसे धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे, आपके समझने का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि आपने पहला क्वेश्चन किया और आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर वाक्य में अगर 2 इलस्ट्रेशन से पूरा चैप्टर समझ आता तो डीके गोयल ने इतनी सारी इलस्ट्रेशंस नहीं बनाई होती। ठीक है। इतनी सारी इलस्ट्रेशन बनाने का यही रीजन है ताकि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाए। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हम करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा। ठीक है। जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना एक्चुअल में, तो तब ज्यादा क्लियर होगा। अभी आप थोड़ा सा सीख रहे हो। ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ बिल्कुल हूँ। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई कुछ नहीं समझ आया, तो आई एम रेडी टू एक्सप्लेन यू अगेन, बट यस यू गाइज हैव टू फोकस। आप अपना घर पे होमवर्क बिल्कुल बराबर करेंगे, डेली का डेली। तो जो 17th इलस्ट्रेशन पुरानी बुक्स में काट दीजिए, पुरानी बुक्स का 17th इलस्ट्रेशन इस पर नहीं है। 18th इलस्ट्रेशन पुरानी बुक्स का और नई बुक्स का 17th देखिए, एनसीईआरटी का आया हुआ है क्वेश्चन, और आपको एक यमुना लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है, नहीं बैलेंस शीट नहीं, P&L नहीं दिया हुआ है। पुरानी बुक्स में 18th और नई बुक्स में 17th, यमुना लिमिटेड। ठीक है। चलिए मैं फॉर्मेटिंग कर लेती हूँ तो फटाफट से। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नोट 1, adjustments for non-cash and non-operating items. कुछ चीजें ऐड करेंगे, कुछ चीजें लेस करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मैम अब तो हम रट गए फॉर्मेट हमें। कुछ चीजें ऐड करेंगे, कुछ चीजें लेस, and I'll get the cash flow from operating activities. ठीक है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो जब भी आपको P&L दे रखा हो तो दैट्स वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू पिक एंड राइट। बताइए कितना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका? दिखाई दे रहा है बच्चों? ₹1.5 लाख। नोट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बिकॉज आपको P&L एज इट इज बना के दिया, तो आपने सीधा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिक किया और लिख दिया।
आगे देखते हैं। अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे? एडिशनल इंफॉर्मेशन से। पहले एडिशनल, फिर नोट्स और फिर P&L या बैलेंस शीट जो भी दे रखा होगा। ठीक है, चलिए एडिशनल से स्टार्ट करते हैं। Trade receivable decreases by 30,000 during the year. तो आपके रिसीवेबल्स कम हो गए। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कम होंगे तो प्लस हो जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीजेस बाय 5,000, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 से प्लस होगा तो ये माइनस कर देंगे आप इसे। ट्रेड पेबल डिक्रीजेस बाय 15, तो लायबिलिटी कम हो गई तो माइनस, डिक्रीजेस इन ट्रेड पेबल 15,000। Outstanding expenses increases by, increase in outstanding expenses 3,000. Operating expenses include depreciation of 25,000। कहता जी ऑपरेटिंग खर्चे में डेप्री है 25 का, तो डेप्री का क्या ट्रीटमेंट होता है बच्चों? डेप्री का क्या ट्रीटमेंट होता है बच्चों? यहाँ प्लस करते हो नॉन कैश डेप्रीसिएशन, $25,000। ठीक है, चलिए सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम नोट्स पे चलते हैं। मैम इसमें तो नोट्स दिए ही नहीं हुए। बहुत अच्छी बात है बच्चों, आपका तो काम कम हो गया, नोट्स नहीं दिए हुए आपको। तो अब आप क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L पे मूव करेंगे। देखिए स्टेटमेंट ऑफ P&L, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कुछ नहीं करना बच्चों इसका। नेक्स्ट है परचेजेस, कुछ नहीं करना। चेंज इन इन्वेंट्री, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, फिर से बच्चों इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख से 2 लाख, तो आपका इन्वेंट्री 50,000 से कम हो गया। कम होता है तो प्लस, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। ये तो याद हो गया होगा ना आपको कि करंट एसेट बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा। ठीक है, अगर करंट एसेट रिड्यूस होगा तो प्लस, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस। ऑपोजिट, करंट एसेट रिड्यूस प्लस होगा, मतलब कि इंक्रीज होगा तो माइनस होगा, करंट लायबिलिटी रिड्यूस होगा तो माइनस। ठीक है, ये सिस्टम होता है। ट्रेड एक्सपेंसेस हो चुका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.5 लाख, बस ऑलमोस्ट हो गया सारा काम, कुछ नहीं करना बस। बहुत छोटा क्वेश्चन ही था ये, करवाने लायक भी नहीं लगा मुझे तो। 1,75,000, ये सब प्लस करेंगे तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, और दैट्स इट। इजी है बच्चों, इजी, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या हम 18th इलस्ट्रेशन और कर सकते हैं बच्चों? क्या हम 18th इलस्ट्रेशन और कर सकते हैं? बस मुझे थोड़ा डर है मेरे फोन की चार्जिंग का, कहीं ये बीच में धोखा ना दे जाए। मुझे करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आज हमने कम ही काम किया है, इजी इजी से 3 क्वेश्चन ही किए हैं। तो आप कहते हो तो थोड़ा सा मैं स्पीड में ले लूं ताकि चार्जिंग खत्म होने से पहले हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाए। एटीन मतलब नई बुक्स का 19th होगा। स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, बैलेंसेस दे रखे बहुत सारे। P&L का बैलेंस है 25,000, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है 80,000, डेप्री है 12,500, बस इस तरह से दिया हुआ है। इसमें सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये भी सीख ले मेरी बैटरी खत्म होने से पहले फोन की, तो भी बहुत है, उसके बाद आप सारा खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप घर पे 18 तक काम करेंगे। नोट 1, adjustments for non-cash and non-operating activities, non-cash and, बच्चों आप समझिए आपने ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग सीख लिया। आप बस मेहनत करते रहिए साथ साथ, मतलब मैं जितना करवाती जा रही हूँ साथ साथ मेहनत। आप लेजीनेस नहीं करेंगे कि मतलब छोड़ो ऑनलाइन चल रहा है, क्या पढ़ने की जरूरत है, सुन लिया बहुत है। सिर्फ सुनने से कभी नहीं आएगा बच्चों, मेहनत करने से आएगा।
You have to do the hard work at back end. Operating profit before working capital changes. ठीक है, कुछ चीजें ऐड करेंगे और कुछ चीजें लेस। ठीक है, चलिए बच्चों नोट 1 से शुरू करते हैं। प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। देखिए आपको प्रॉफिट सबसे पहले ही गिवन है 25,000 और 80,000 का। ओपनिंग 25 है और क्लोजिंग 80। नई बुक्स में 18th इलस्ट्रेशन है, पुरानी बुक्स में 19th होनी चाहिए। ठीक है, 25 और 80 डिफरेंस क्या हुआ? 55,000। तो 55,000 का प्रॉफिट हो गया। 4 चीजें ऐड करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड, इंटरिम और फाइनल दोनों, और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स माइनस करेंगे। पढ़ते चलो। डेप्रिसिएशन नहीं, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल नहीं, लॉस ऑन सेल नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 15,000। हाँ जी प्लस करो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 15,000। मैम इसमें ना बताया नहीं करंट ईयर का है कि पिछले साल का है। आपने बताया नहीं मैम क्वेश्चन में कि ये पिछले साल का है कि इस साल का है। तो आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये करंट भी यही मान लोगे, प्रीवियस ईयर भी यही मान लोगे। तो करंट ईयर का 15 तो हमने यहाँ पे, ये करंट ईयर का है तो करंट ईयर का तो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। और इनकम टैक्स पेड पिछले साल वाला गिवन नहीं है, आप एज्यूम कर लो यही 15,000 है, तो ये आपने माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये 15,000 आपने प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दिया और इनकम टैक्स पेड आपने माइनस कर दिया। आपने क्या एज्यूम किया? 15 ही इस साल का है, 15 ही पिछले साल का था। आपने ये एज्यूम किया कि प्रोविजन फॉर टैक्स आपको बताता नहीं ना करंट ईयर प्रीवियस ईयर कौन कौन सा है। आप मानेंगे यही करंट ईयर है, यही प्रीवियस ईयर है। ठीक है, दोनों साइड कर दिया, राइट। फिर कहता है जी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000 रुपए। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड। बस आगे तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है। 55, 3 और 45, 1 लाख रुपए बने क्या? पूरे पूरे लाख रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन गया। क्या बना आपका? ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इस पूरे क्वेश्चन में मुझे सिर्फ ये प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट लगा। आपको सिर्फ बताता नहीं करंट ईयर है कि प्रीवियस ईयर है। आप मानेंगे करंट ईयर भी 15 है, आप मानेंगे प्रीवियस ईयर भी 15 है। प्रोविजन फॉर टैक्स की बात कर रही हूँ बच्चों। आप क्या मानेंगे? करंट ईयर भी 15 है, प्रीवियस ईयर भी 15 है। ठीक है, हर साल सेम 15-15 ही बनाते जा रहे हैं। तो ऊपर 1 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं। चलिए, ना एडिशनल है ना नोट्स है। अब आप सीधा इस बॉक्स की आइटम्स को पढ़ते चले, काम करते चले। P&L का ओपनिंग क्लोजिंग हो गया जी, हो गया। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन है 12,500। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, गुडविल रिटर्न ऑफ, नॉन कैश आइटम है। वैसे तो नॉन ऑपरेटिंग भी होनी चाहिए पर नॉन कैश ज्यादा है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश भी है बच्चों ये, 20,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो चुका, ट्रांसफर टू रिजर्व हो चुका। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 22,800। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल माइनस कर दे, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 4,700। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग है 5,000, क्लोजिंग है 6500, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,500 से इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग का दिया, क्लोजिंग का नहीं दिया, बताओ क्या करें? प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग का दिया है, क्लोजिंग का नहीं दिया, बताइए क्या करें? क्लोजिंग का 0 मान लो, यानी 2,000 से 0 हो गया, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस रिड्यूस हो गए, यानी प्लस हो जाएगा। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000। ठीक है, तो यहाँ फिगर लिखेंगे तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस,
एडलेस करके लिखेंगे और फिर माइनस करके लिखेंगे तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहां बस वर्ड नेट और आ जाता है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इस तरह लिखा जाता है। चलो बच्चों, बैटरी ने काफी साथ दिया, फोन की बैटरी ने हमारा। तो 19 तक हम काम कर चुके हैं, 18 तक है ना। 19 से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शुरू हो रहा है और एक मुश्किल कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट हो जाएगा आपका थोड़ा सा। कल से हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शुरू करेंगे। ऑपरेटिंग का दी एंड हो गया है एक बार के लिए। ठीक है, चलिए आप घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे ऑपरेटिंग, कल से हम नई एक्टिविटी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। राइट बच्चों, ठीक है। कोई डाउट है यू कैन मैसेज मी, और राइट और मेरे अकॉर्डिंग डाउट आना नहीं चाहिए। आज का लेक्चर बहुत इजी था, कल का लेक्चर किसी बच्चे को नहीं समझ आ तो आज के लेक्चर के बाद समझ आ गया होगा। ठीक है, राइट। चलो बच्चों, ओके, बाय बाय ऑल, टेक केयर।